हाँ जी, नमस्ते सभी साथियों को। नमस्कार। अलवर क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, कल के कक्षा कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे वर्ण विचार के ऊपर, और मैंने कल आपको वर्ण का शाब्दिक अर्थ, वर्ण की परिभाषा और भाषा की इकाइयों के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। मैंने कहा आपसे कि ये जो वर्ण शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है रंग, ध्वनि या चतुर्वर्ण। वर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रंग, ध्वनि या चतुर्वर्ण होता है। इसके बाद हमने बात करी थी कि वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसके हम और अधिक टुकड़े या विखंडन नहीं कर सकते। फिर मैंने कहा आपसे कि वर्ण जो है भाषा की निरर्थक इकाई होती है। कैसी इकाई होती है? निरर्थक इकाई होती है। वर्ण का मतलब होता है कि जब हम ध्वनि को लिखित रूप प्रदान कर देते हैं, अर्थात ध्वनि का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। इसके अलावा हमने बात करी थी आपसे, ध्वनि का लिखित रूप वर्ण हो गया। फिर मैंने कहा कि भाई ये जो स्वर है ये वर्ण होते हैं, तथा जितने भी स्वर रहित व्यंजन हैं, स्वर रहित जो भी व्यंजन हैं, ये सारे के सारे भी क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। भाई स्वर जो है वर्ण है, और स्वर रहित व्यंजन भी क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। फिर हम बात कर रहे थे कि वर्ण को हम सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, देख सकते हैं, लिख सकते हैं और पढ़ा जा सकता है। फिर मैंने कहा आपसे कि दर्शनीयता ये वर्णों का सामान्य गुण होता है। दर्शनीयता वर्णों का सामान्य गुण होता है। मैंने कहा आपसे कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। फिर हम बात कर रहे थे यहां से आगे भाषा की इकाइयां। क्या बात कर रहे थे? भाषा की इकाइयां। और मैं आपको ये समझा रहा था कि भाई ये जो इकाइयां शब्द है, ये इकाइयां शब्द इस प्रकार से लिखा जाएगा तो शुद्ध है, इसके अलावा अन्य किसी रूप में लिखा जाता है तो ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाता है। देखिए, मैंने आपको एक क्रम बताया था इनका, और मैंने क्रम बताया कि भाई सबसे पहले मानव मुख के द्वारा जो सार्थक रूप से आवाज निकलती है, उस आवाज को ध्वनि कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि को जब आप लिख देते हो तो ये क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। ध्वनि को लिखने के बाद क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाता है। वर्ण में आपने स्वर मिला दिए तो ये क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। वर्ण और अक्षरों का जो समूह होता है, ये समूह आपका शब्द कहलाता है। शब्द का अगर हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो ये पद बन जाता है, और पदों से आपका वाक्य का निर्माण होता है, और इन सब से आपकी क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। इन सब से आपकी क्या बन जाती है भाई? भाषा बन जाती है। तो ये आपको मैंने कल बताया था, कल की क्लास में। और हम बात कर रहे थे इस क्लास के अंतर्गत ध्वनि के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे थे? ध्वनि के बारे में बात कर रहे थे। कि मैंने ध्वनि के बारे में आपको बता दिया था कि ध्वनि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्फुट, स्वर्णिम आवाज होता है। ये मानव मुख के द्वारा सार्थक रूप से उच्चारित आवाज होती है। फिर दूसरी इकाई जो आती है आपके पास में बच्चों, वो क्या आती है? वर्ण आती है। दूसरी इकाई क्या है आपके पास में? वर्ण है। वर्ण के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अभी मैंने आपको वर्ण के बारे में ही तो बताया था, और फिर वर्ण विचार आपके अलग से चैप्टर है, अलग से इकाई आएगी, इसको डिटेल से बताएंगे। तो यहां लिख लेना कि वर्ण के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। वर्ण के बारे में पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। जो वर्ण के बारे में बताया था वही इस इकाई के अंतर्गत आएगा। तो दोबारा समय खराब नहीं करेंगे। ध्वनि हो गई हमारी, वर्ण हो गई। अब तीसरी इकाई क्या आती है आपकी? अक्षर आती है। तो अब देखो अक्षर के बारे में समझना। तीसरी इकाई क्या है आपकी? अक्षर।
अक्षर। तीसरी इकाई है आपकी अक्षर। और अक्षर के बारे में ध्यान रखना, न छरति इति अक्षरम, न छरति इति अक्षरम, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश न हो, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश न हो, अर्थात जिसका क्षरण या विनाश न हो। क्या लिखेंगे? भाषा की वह इकाई, भाषा की वह इकाई जिसका उच्चारण, भाषा की वह इकाई जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में, श्वास के एक ही आघात में किया जाता है। भाषा की वह इकाई जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में किया जाता है उसे अक्षर कहा जाता है। अक्षर कहा जाता है। भाषा की वह इकाई जिसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? अक्षर कहते हैं। बच्चों, अक्षर से तात्पर्य है कि जब हम इनका उच्चारण करेंगे तो इसके टुकड़े नहीं किए जाते। अर्थात आप नीचे लिख लेना, अर्थात उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय अक्षर के टुकड़े नहीं किए जा सकते या टुकड़े नहीं किए जाते हैं। उच्चारण करते समय अक्षर के क्या नहीं करते? हम टुकड़े नहीं करते। जैसे देखो, ध्यान से समझना इस बात को कि जैसे ये ना लिखा हुआ है, न आ, अगर ऐसे बोलोगे तो ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। बात समझ रहे हो क्या? जैसे ये जी लिख दिया हमने, तो जी को एक साथ ही बोलना है, जी। अगर आप इसको ऐसे बोलते हो कि सर हम तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं इसको, जय ई, तो बच्चों ये तरीका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्या कहा मैंने? कि अक्षर का जब भी आप उच्चारण करते हो तो इसका उच्चारण श्वास के एक ही आघात में किया जाएगा। एक ही आघात से मतलब है कि एक साथ इसको बोला जाता है, एक साथ इसको बोला जाता है। तो अक्षर का उच्चारण करते समय हम उसके टुकड़े नहीं करते हैं। आगे देखो, आगे ध्यान देना, स्वर तथा स्वर युक्त या स्वर सहित, स्वर तथा स्वर सहित ध्वनि या व्यंजन, स्वर तथा स्वर युक्त व्यंजन अक्षर कहलाते हैं। अक्षर कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? स्वर तथा स्वर सहित जो व्यंजन है वो अक्षर कहलाते हैं। अब ध्यान दो, आप दो लाइनें हैं आपके पास में, देखो इधर विशेष लिख लेना, इस तरीके से पढ़ोगे तो ये याद रहेगा बात तक। दो बातें लिख लेना, दो लाइन यहां पर विशेष में। मैंने आपको एक लाइन लिखाई थी, स्वर तथा स्वर
रहित व्यंजन, रहित का मतलब बिना, स्वर तथा स्वर रहित व्यंजन। और दूसरा लिख लो, स्वर तथा स्वर सहित व्यंजन। देखो, स्वर तथा स्वर रहित व्यंजन है तो वो वर्ण कहलाता है, स्वर तथा स्वर सहित व्यंजन है तो वो अक्षर कहलाता है। क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है। दोनों में जो कॉमन बात है वो स्वर की है, अर्थात ये जो स्वर होता है इस स्वर में दोनों गुण पाए जाते हैं। जैसे मैंने कोई सा भी स्वर ले लिया, मैंने कहा कि भाई मैंने ये ए ले लिया, ए स्वर है, तो ए भाई आपका वर्ण भी होता है और ए आपका अक्षर भी होता है। ए आपका वर्ण भी है और ए आपका अक्षर भी है। देखो दूसरा उदाहरण, मैंने ये कै ले दिया। अब आप कहोगे गुरुजी कै में तो स्वर है ही नहीं, स्वर रहित है, ये तो स्वर रहित है तो ये हमेशा क्या होगा? वर्ण होगा। क्या होगा? हमेशा के लिए वर्ण होगा। क्या नहीं हो सकता? ये तो ये अक्षर नहीं हो सकता है। बात आ गई क्या समझ में? तो ये क्या हो गया? वर्ण हो गया। लेकिन मैंने ये क्या लिख दिया, आपका गुरुजी इसको तो हम तोड़ सकते हैं, कै प्लस ए में। इसका मतलब क्या हुआ? जब इसमें स्वर है तो बच्चों ये कभी भी क्या नहीं हो सकता? वर्ण नहीं हो सकता। तो फिर ये हमेशा ही क्या रहेगा? अक्षर रहेगा। हमेशा ही क्या रहेगा? अक्षर रहेगा। तो तीन बातें थी आपको यहां पर समझने की। पहली बात थी कि स्वर में दोनों गुण पाए जाते हैं, स्वर आपका वर्ण भी होता है और स्वर आपका अक्षर भी होता है। पहली बात तो ये, स्वर आपका वर्ण भी होता है और स्वर आपका अक्षर भी होता है। दूसरी बात, स्वर रहित है तो हम उसे क्या कहेंगे? स्वर रहित है तो हम उसे कहेंगे वर्ण, और स्वर सहित है तो हम उसे कहेंगे अक्षर। ये लिख लो एक बार यहाँ तक। हो गए कि भाई? देखो आगे, इसके बाद देखना, तीन इकाई हो चुकी है आपकी। जो चौथी इकाई है वो होती है आपकी, चौथी जो इकाई है वो होती है आपकी शब्द। चौथी इकाई कौन सी है? शब्द। तो शब्द के बारे में ध्यान दो कि वर्ण और अक्षरों का जो समूह होता है, वर्ण और अक्षरों का जो समूह होता है, यह समूह ही क्या कहलाता है? आपका शब्द कहलाता है। तो लिख लेना इसमें, वर्ण एवं अक्षरों के, वर्ण एवं अक्षरों के सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध मेल को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। क्या कहा मैंने? कि वर्ण और अक्षरों का जो क्रमबद्ध या सुव्यवस्थित मेल है इसको क्या बोलेंगे? शब्द। जैसे मैंने कहा, आप ध्यान दो, मैंने बोला कै, क्या है ये? तो आपने कहा सर ये तो क्या है? वर्ण है, क्योंकि हलंत है। मैंने कहा ए, क्या है ये? वर्ण भी हो सकता है और अक्षर भी। ये क्या है? वर्ण है। ये क्या है? वर्ण अक्षर दोनों। ये क्या है? वर्ण। ये क्या है? वर्ण और अक्षर दोनों।
आपने कहा सर इसमें वर्ण भी है, अक्षर भी है, वर्ण भी है, अक्षर भी है। बच्चों आपने इसको देवनागरी लिपि में मिला लिया, क्रमबद्ध तरीके से आप इसको मिलाते चल रहे हो, तो इसको मिलाने के बाद जो बनेगी संरचना वो कहलाती है शब्द। जैसे कै प्लस मैं प्लस ले से क्या बन गया, कमल बन गया है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका शब्द कहलाता है। देखो इसके बाद में बंद, ये कै ए मैं ए ले ए क्या बन गया, इससे कमल बन जाता है। अब ये कमल क्या है, यहां पर कमल एक शब्द का काम करेगा। कमल क्या है, यहां पर शब्द है। तो आगे लिखना है आपको कि शब्द का अर्थ तो होता है, अर्थ तो होता है, लेकिन एक निश्चित अर्थ नहीं होता है। शब्द का अर्थ तो होता है लेकिन एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ नहीं होता है। बच्चों ध्यान दो, क्या समझाने वाला हूं मैं आपको, कि मैंने कहा जैसे ये शब्द है, शब्द का अर्थ तो है, इसका एक से अधिक अर्थ है, लेकिन इसका कोई एक निश्चित अर्थ नहीं है। कैसे, कमल किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, ये कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है, और हम जानते हैं कि कमल एक पुष्प का नाम भी होता है। कमल क्या होता है, पुष्प का नाम भी होता है। अब ये जो पुष्प का नाम है या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये निश्चित नहीं है। आप 100% नहीं कह सकते कि कमल का मतलब किसी व्यक्ति का ही नाम है या कमल का मतलब पुष्प का ही नाम है। आप कहोगे व्यक्ति का नाम है, तो मैं आपसे कहूंगा कि कमल कीचड़ में खिलता है, इसका मतलब व्यक्ति तो कीचड़ में नहीं खिल सकता। अब क्या अर्थ आ गया इसका, पुष्प आ गया। आपने कहा कि सर पुष्प का नाम है, तो मैंने कहा कमल अलवर जाता है, तो पुष्प तो अलवर नहीं जा सकता, इसका मतलब अब क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो क्या ध्यान रखना है कि शब्द का अर्थ तो होता है लेकिन एक निश्चित अर्थ नहीं होता। अगर बच्चों इसका निश्चित अर्थ प्राप्त करना है आपको, तो जब शब्द का प्रयोग हम वाक्य में कर देते हैं तो ये शब्द ही क्या बन जाता है, आपका पद बन जाता है। जैसे मैं अकेले शब्द के बारे में पूछूं आपसे, ये कमल पूछा, तो कमल व्याकरण की दृष्टि से क्या है, शब्द। लेकिन मैंने कहा कि कमल अलवर जाता है और रेखांकित किसको कर दिया, कमल को कर दिया, तो अब कमल क्या बन गया है, पद बन गया। और क्यों बना, क्योंकि पद का निश्चित अर्थ होता है, शब्द का निश्चित अर्थ नहीं होता है। तो आपको इसके बाद लिखना है कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द होती है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, शब्द होती है। देखो मैंने आपको इससे पहले बताया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। इससे भी पहले बताया कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि होती है। लेकिन ध्यान दो, ये जो दोनों इकाइयां थी कैसी थी, निरर्थक इकाई थी, इनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा था। अब हम बात कर रहे हैं कि अर्थ के आधार पर जिसका अर्थ निकलता हो, या आपसे पूछ ले कि सार्थक इकाई कौन सी है, तो बच्चों अर्थ के आधार पर या सार्थक इकाई कौन सी होती है, आपकी शब्द होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आंसर आएगा ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण। अर्थ के आधार पर या सार्थक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आंसर आएगा आपका शब्द, राइट। इसके बाद हम पढ़ चुके थे, आपकी ध्वनि हो गई, ध्वनि के बाद वर्ण हो गया, अक्षर हो गया, शब्द हो गया। अगली जो इकाई है आपकी वो आती है पद। अगली इकाई क्या आती है, पद।
और पद के बारे में मैं अभी आपको समझा रहा था कि जब हम शब्द का प्रयोग वाक्य में कर देते हैं, शब्द का प्रयोग कहां कर दिया आपने, वाक्य में, तो वो शब्द ही क्या बन जाता है, पद बन जाता है। तो क्या लिखोगे इसके लिए कि जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है, वाक्य में कर दिया जाता है, जब किसी शब्द का प्रयोग वाक्य में कर दिया जाता है तो वह शब्द ही पद बन जाता है, वह शब्द ही पद बन जाता है। नीचे लिखना, पदों का एक निश्चित अर्थ होता है, पदों का एक निश्चित अर्थ होता है, पदों का एक निश्चित अर्थ होता है। फिर एक लाइन आपको याद रखनी इसमें, पूर्ण सार्थकता, पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से, पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई, पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई पद होती है। पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पद होती है। एक लाइन और याद रख लेना, वाक्य संरचना में, वाक्य संरचना में पदों का प्रयोग किया जाता है, वाक्य संरचना में पदों का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य संरचना में किसका प्रयोग करते हैं हम, पदों का प्रयोग करते हैं। तो पद के संदर्भ में क्या याद रखना है कि जब किसी शब्द का प्रयोग आपने वाक्य में कर दिया तो वो शब्द ही क्या बन जाता है, आपका पद बन जाता है। दूसरी बात, पदों का एक क्या आता है, निश्चित अर्थ होता है। ये ध्यान रखना, ये शब्द आएगा। पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो पद होती है। और वाक्य के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है, पदों का प्रयोग किया जाता है। लिख लो इसको। देखो, अब आपके पास मैंने ये इकाइयां बताई थी आपको, और हम बात कर रहे हैं सबसे छोटी इकाई की। सबसे छोटी इकाई, ये प्रश्न आपको याद रखना है, सबसे छोटी इकाई का। और सबसे छोटी के अंतर्गत मैं कई प्रकार से आपको प्रश्न बना रहा हूं। मैंने कहा पहला प्रश्न, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई। दूसरा प्रश्न, भाषा की सबसे छोटी इकाई। तीसरा प्रश्न, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। चौथा प्रश्न, पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से भाषा की सबसे छोटी इकाई। तो जवाब दो, मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द। और पूर्ण सार्थकता की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, पद होती है। ये हो गई सबसे छोटी इकाइयां। नेक्स्ट इकाई बची आपकी अंतिम इसमें, वो है वाक्य। वाक्य, वाक्य शब्द बनता है वच धातु से, ये प्रत्यय जोड़ने पर क्या बन जाता है, वाक्य बन जाता है।
देखो ध्यान देना, वाक्य से तात्पर्य है कि भाषा की वह इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपनी बात को प्रेषित करता है और श्रोता उसे ग्रहण करता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। या आप ये कह सकते हो कि पदों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित मेल से वाक्य कहते हैं यदि उससे पूर्ण अभिलषित अर्थ की प्राप्ति हो और उसमें आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, पदक्रम ये नामक 6 अनिवार्य तत्वों का समावेश हो। वाक्य से तात्पर्य है कि वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई होती है जिसके माध्यम से वक्ता अपनी बात को प्रेषित करता है और श्रोता उसे आसानी से ग्रहण कर लेता है। तो देखो क्या ध्यान रखना है आपको इसके संदर्भ में, आपको ध्यान रखना है कि पदों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित मेल को, पदों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित मेल को वाक्य कहा जाता है यदि उनसे पूर्ण अभिलषित अर्थ की प्राप्ति हो तथा आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, पदक्रम, अन्वय, सार्थकता नामक 6 अनिवार्य तत्वों का समावेश हो। यानी कि एक वाक्य को पूर्ण या मानक वाक्य कब कहते हैं हम? जब उससे पूर्ण अभिलषित अर्थ की प्राप्ति हो। बच्चों पूर्ण अभिलषित अर्थ से तात्पर्य है मन वांछित। इससे क्या तात्पर्य होता है? मन वांछित। और मन वांछित से मतलब है कि वक्ता जिस बात को बोलना चाह रहा है श्रोता उसी बात को सुने, तो वो कहलाता है आपका मन वांछित या पूर्ण अभिलषित अर्थ। तो एक मानक वाक्य या शुद्ध वाक्य में क्या होना चाहिए? पूर्ण अभिलषित अर्थ होना चाहिए, यानी कि जो बोलना चाह रहा है वही श्रोता सुने, तो वो कहलाता है पूर्ण अभिलषित अर्थ। तथा उसमें आकांक्षा यानी कि जानवान जानने की जिज्ञासा, योग्यता यानी कि तर्क सम्मत संबंध, सन्निधि यानी कि निकटता, पदक्रम यानी कि पहले कर्ता फिर कर्म फिर क्रिया, अन्वय यानी कि आपसी संबंध, एवं सार्थकता यानी कि प्रत्येक पद का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। ये तत्व होने चाहिए। कौन कौन से होने चाहिए? आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, पदक्रम, अन्वय और सार्थकता। ये 6 जो तत्व है इनका होना एक वाक्य में अनिवार्य होता है। दूसरी परिभाषा क्या लिखेंगे हम? तो दूसरी परिभाषा लिख लेते हैं इसकी कि भाषा की वह इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपनी बात को बोलता है एवं श्रोता उसे ग्रहण करता है। भाषा की वह इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपनी बात को बोलता है एवं श्रोता उसे ग्रहण करता है। अतः ध्यान देना, आपसे पूछेगा प्रश्न
कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे बड़ी इकाई आपकी क्या रहेगी? वाक्य होती है। भाषा की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य होती है। अब तक जो हमने पढ़ी थी वो छोटी इकाइयां थी, अब पढ़ रहे हैं हम भाषा की सबसे बड़ी इकाई। तो सबसे बड़ी इकाई कौन सी हो गई? वाक्य हो गई। एक बात फिर दोबारा लिख लेना कि वाक्य संरचना में, वाक्य संरचना में पदों का प्रयोग, पदों का प्रयोग किया जाता है। वाक्य संरचना में पदों का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान देना, अगर आपसे वो ऐसे पूछता है कि भाषा की मुख्यतः, ये शब्द दे देता है, मुख्यतः इकाइयां कितनी होती हैं? तो ध्यान देना, भाषा की मुख्यतः इकाई कितनी होती है? 3 होती हैं। 3 में कौन कौन सी? तो पहली होती है आपकी वर्ण, दूसरी होती है आपकी शब्द, और तीसरी होती है आपकी वाक्य। भाषा की मुख्यतः इकाई कितनी होती हैं? 3। पहली कौन सी? वर्ण, दूसरी शब्द, और तीसरी कौन सी होती है? वाक्य होती है। हमने सारी इकाइयां पढ़ ली हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा, देखो कौन कौन सी इकाइयां मैंने बता दिया आपको। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था ध्वनि, ध्वनि के बाद मैंने आपको बताया वर्ण, वर्ण के बाद मैंने आपको बताया अक्षर, अक्षर के बाद मैंने आपको बताया शब्द, शब्द के बाद मैंने आपको पढ़ाया पद, पद के बाद मैंने आपको बताया वाक्य। ये सारी क्या थी? भाषा की इकाइयां थी। तो ये भाषा की इकाइयां जो आपका टॉपिक था ये कंप्लीट है। इसके बाद में हम बात कर रहे थे वर्ण विचार में, और वर्ण विचार में मैं आपको बता रहा था वर्णमाला। यहां से आगे हम क्या पढ़ेंगे? वर्णमाला पढ़ते हैं। तो बच्चों जो वर्णमाला है, वर्णमाला जो है आपका अगला पॉइंट यहां पर, वर्णमाला। तो देखो वर्णमाला से क्या तात्पर्य है? तो वर्णमाला से तात्पर्य होता है वर्णों की माला। वर्णों की माला, वर्णों की माला से मतलब होता है कि वर्णों को जिस क्रम में, जिस व्यवस्था में, जिस तरीके से रखा जाता है, वो क्रम या व्यवस्था क्या कहलाती है? वर्णमाला कहलाती है। तो क्या लिखेंगे इसके संदर्भ में? वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग को ही, सुव्यवस्थित ढंग को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग को ही क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। तो यानी कि वर्णों को आप किस क्रम में रख रहे हो, क्या व्यवस्था है, वो क्रम ही क्या कहलाता है? वर्णमाला कहलाता है। तो वर्णों के क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित ढंग को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आगे ध्यान दो, नीचे लिखना वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के भेद, इसमें लिखो वर्णमाला के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं। वर्णमाला के निम्नलिखित 2 भेद होते हैं।
तो वर्णमाला को हमने कितने भागों में बांट दिया? तो बच्चों वर्णमाला को बांट दिया है हमने 2 भागों में बांट दिया है, जिसमें पहला जो भाग है ये कहलाता है आपका स्वर और दूसरा जो भाग है ये कहलाता है आपका व्यंजन। दोनों को उतारो एक बार यहां तक कंप्लीट। वर्णमाला को कितने भागों में बांटा? 2 भागों में, जिसमें पहला आपका कौन सा है? स्वर, और दूसरा कौन सा होता है? व्यंजन होता है। देखो इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे स्वर को, स्वर, और ये अलग से अपना बड़ा चैप्टर है, तो इसको कर लेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। देखो स्वर, स्वर का निर्माण जो है वो कैसे होता है? सु प्लस अर से होता है। तो सु प्लस अर यानी कि यण संधि के योग से किससे बनता है? ये आपका यण संधि से। तो यण संधि के योग से क्या बन जाता है? आपका स्वर। यण संधि के योग से क्या बन जाता है? आपका स्वर बन जाता है। इसको देखेंगे अगली क्लास में, क्योंकि अभी पूरा नहीं हो पाएगा। पूरा का पूरा कंप्लीट एक अलग से पार्ट है आपका स्वर का। देखो मैं बता देता हूं आपको स्वर में क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम स्वर की परिभाषा पढ़ेंगे, स्वर का अर्थ पढ़ेंगे, फिर स्वर के प्रयोग पढ़ेंगे। स्वर के प्रयोग में हम देखेंगे कि स्वर का जो भेद है अनेक अनेक आधारों पर किया गया है। जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर स्वर 2 होते हैं, मूल स्वर और संदेह स्वर। अर्थ के इसके मात्रा के आधार पर अलग होते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर अलग होते हैं, जिह्वा के भाग के आधार पर अलग होते हैं, मुख के खुलने के भाग के आधार पर अलग होते हैं, नासिका के आधार पर अलग होते हैं, प्रकृति या स्वभाव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण अलग से होता है। ये पूरा का पूरा अलग से अपना एक चैप्टर है, इसको अगली क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।